वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मलयालम मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है अथिरन। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई और उसी तरह ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। एक्चुअली मैं इस मूवी को सितंबर में ही एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से ये मूवी हट गई और रिसेंटली मैंने किसी का कमेंट पढ़ के इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो खैर, इस मूवी के डायरेक्टर को हम साइड में रखते हुए कैस्ट के बारे में बात करें तो इसमें दो जबरदस्त कैस्ट है। एक है फहद फाजिल और दूसरी है साई पल्लवी। और साई पल्लवी के लिए ये कैरेक्टर एक चैलेंजिंग रोल था जो इन्होंने बहुत बखूबी से निभाया है। और साई पल्लवी की एक और हॉरर मूवी आने वाली है, देखते हैं क्या होता है। तो खैर चलिए, वीडियो लंबी होने वाली है, बिना बकबक किए लेट्स गेट स्टार्ट। मूवी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1967, जहाँ पर एक औरत इस घर में एंटर होती है और इस औरत का नाम है लक्ष्मी। जब लक्ष्मी इस घर के अंदर आती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर लक्ष्मी शॉक में रह जाती है। उस घर में सारे के सारे 4 लाशें पड़ी हुई रहती है और जब लक्ष्मी आंगन में आती है तो वहाँ पर एक लड़की अपने हाथ में एक तागा या एक रस्सी लेकर खेल रही होती है। उसके बाद लक्ष्मी एक सूटकेस में एक बुक और कुछ पेपर्स रख के बंद कर देती है और यहाँ पर यह सीन कट होता है। उसके बाद सीन फिर से 5 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक घने जंगल में एक वैन जाती हुई रहती है। ऑफ कोर्स उस वैन में एक ड्राइवर और पीछे की सीट में एक टोपी वाला इंसान बैठा हुआ रहता है। और इन दोनों की बातों से हमें यह बात पता चलती है कि वो टोपी वाला इंसान एक डॉक्टर है जो ईरी मेंटल हॉस्पिटल जा रहा होता है। उसके बाद वो वैन किसी जगह पर आके रुकती है जहाँ पर ऑलरेडी एक आदमी इस वैन का इंतजार करते रहता है और इस आदमी का नाम है अवराचन। अवराचन उस ड्राइवर से कुछ न्यूज़पेपर्स लेता है और जंगल के रास्ते से जाने लगता है। तो यहाँ पर ये ड्राइवर उस टोपी वाले इंसान को बताने लगता है कि सर, आपका डेस्टिनेशन आ गया है, आप उस आदमी को फॉलो करते हुए चले जाइए, आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। और वो टोपी वाला इंसान और कोई नहीं, हमारा हीरो होता है और उसका नाम है डॉक्टर मुरलीदत्तू कन्नन नायर। तो नायर उस वैन से उतरने के बाद अवराचन के पीछे लग जाता है और बातों ही बातों में नायर अवराचन से पूछने लगता है कि इस रूट में कोई बस या कोई व्हीकल क्यों नहीं जाती। तो अवराचन नायर को बताने लगता है कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है हॉस्पिटल को जाने के लिए और उसी तरह ये एक कच्चा रास्ता है और इस रास्ते में एक नदी है और एक पहाड़ है, तो इस रास्ते से कौन सी व्हीकल जाएगी। तो इसी तरह कुछ दूर जाने पर अवराचन नायर से पूछने लगता है, मैंने अभी तक पूछा नहीं, आप कौन है सर और आप कहाँ पे जा रहे हो। नायर अवराचन को बताने लगता है कि मैं साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट से आया हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पर भेजा है इस हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन करने के लिए। ये सुनना ही था, अवराचन वहाँ से गायब हो जाता है। नायर अवराचन को आवाज लगाने लगता है लेकिन अवराचन दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो खैर, किसी भी तरह करके डॉक्टर नायर अपना रास्ता पकड़ता है उस मेंटल हॉस्पिटल जाने के लिए। और यहाँ पर हॉस्पिटल में एक औरत एक सेल के पास आती है और इस औरत का नाम है कमला लक्ष्मी। और उस सेल में अजीब की हरकतें करती हुई एक लड़की रहती है और कमला उस लड़की से पूछने लगती है कि तुमने किसको मारा। ये सुनने के बाद वो लड़की कमला के पास आती है और कमला कुछ हल्दी लेकर उस लड़की के माथे पर लगाने ही वाली होती है कि तभी वो लड़की कमला पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से कमला बेहोश नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर नायर किसी भी तरह करके इस हॉस्पिटल के पास आ जाता है। दरवाजा खटखटाने पर एक औरत इस दरवाजे को ओपन करती है और इस औरत का नाम है रेणुका। और डॉक्टर नायर अपने आप को रेणुका से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि वो त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज से आया है इस हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन करने के लिए। यह सुनने के बाद रेणुका भी घबराती हुई डॉक्टर नायर को अंदर बुलाती है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक पेशेंट जिसका नाम है जीवा, वो चिल्लाते हुए रेणुका के पास आता है और रेणुका को बताने लगता है कि कमला आंटी को किसी ने मार दिया, कमला आंटी को किसी ने मार दिया। यही देखने के लिए रेणुका जीवा के साथ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक नन डॉक्टर नायर के पास आती है और उसको बताने लगती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो भी एक पेशेंट है। थत उस नन को भी एक एम्प्लॉय वहाँ से ले जाने लगता है। उसके बाद नायर इस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर से मुलाकात करता है जिसका नाम है डॉक्टर बेंजामिन डायज। बेंजामिन अपने ट्रीटमेंट के मेथड्स नायर को बताने लगता है कि वो अपने पेशेंट्स को फैमिली मानता है और उसी तरह वो अपने पेशेंट्स के पास्ट को मिटाते रहता है, क्योंकि इसके पास जो पेशेंट्स है उन पेशेंट्स के पास्ट की वजह से ही इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। और इसी बातों ही बातों में बेंजामिन हिप्नोटिज्म की बात लाता है, लेकिन नायर हिप्नोटिज्म पर भरोसा नहीं करता। डॉक्टर नायर इसके खिलाफ होता है। डॉक्टर नायर को प्रूफ दिखाने के लिए बेंजामिन अपने पॉकेट से एक लॉकेट निकालता है
और 1 2 3 कहकर उसके सामने घुमाते रहता है। और जब डॉक्टर बेंजामिन एक चुटकी बजाता है तो नायर हिप्नोटिज्म में चला जाता है और नायर जब नीचे गिरने ही वाला होता है तो बेंजामिन उसको पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद बेंजामिन नायर के सर के पास आकर फिर से एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से नायर अपनी आंखें खोलता है। तो लाइव प्रूफ देखने के बावजूद भी डॉक्टर नायर हिप्नोटिज्म पर भरोसा नहीं करता और डॉक्टर नायर पर्सनली इन पेशेंट्स को 1 बाय 1 मिलना चाहता है। तब जाके नायर ये रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव लिखेगा। जब नायर वहाँ से चला जाता है तो बेंजामिन नायर के दिए हुए लेटर को आग में जला देता है। बेंजामिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसके हॉस्पिटल को इंस्पेक्शन करने के लिए कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आए। उसके बाद रेणुका डॉक्टर नायर को 1 बाय 1 कहकर पेशेंट्स को दिखाने लगती है। पहला पेशेंट होता है एक प्रोफेसर जो अपने फैमिली को लेटर लिख रहा होता है। जब वो प्रोफेसर डॉक्टर नायर को देखता है तो वो अजीब सी हरकतें करने लगता है और नायर उस प्रोफेसर से एक सवाल पूछने लगता है कि आपको यहाँ पर कोई तकलीफ है। यह सुनने के बाद वो प्रोफेसर नायर को पूछने लगता है शैडेनफ्रोडे इसका मतलब जानते हो आप? यही मेरी प्रॉब्लम है। अगर आपको इसकी मीनिंग पता है तो प्लीज मुझे इसके बारे में बता दीजिए। खैर जब ये दोनों उस प्रोफेसर के कमरे से बाहर आते हैं तो नायर रेणुका से पूछने लगता है कि तुमने उस प्रोफेसर का लेटर क्यों फाड़ दिया। तो रेणुका नायर को बताने लगती है कि वो प्रोफेसर अपने फैमिली को लेटर लिख रहा है, इसीलिए मैंने उस लेटर को फाड़ दिया क्योंकि उस प्रोफेसर की फैमिली ही नहीं है। उसके बाद नायर एक और पेशेंट से जा मिलता है जिसका नाम है हुसैन और हुसैन वाला एक पेंटर है और यहाँ पर नायर कुछ पेंटिंग्स को देखकर शॉक में रह जाता है और वो पेंटिंग्स और कुछ नहीं, नायर ने उस जंगलों के थ्रू इस मेंटल हॉस्पिटल को आ रहा था, वो सारे के सारे पेंटिंग्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। और रेणुका नायर को बताने लगती है कि हुसैन यहाँ पर आए हुए 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में हुसैन ने किसी से बात भी नहीं की और उसी तरह हुसैन को ये बात पता चल जाती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसी को बेसिस लेकर हुसैन अपनी पेंटिंग्स करते रहता है। जब नायर उस कमरे से जा रहा होता है तो फिर से नायर की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है जहाँ पर कुछ देर पहले बेंजामिन ने नायर को हिप्नोटाइज किया था, वही पेंटिंग यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जब ये दोनों दूसरे पेशेंट्स को मिलने के लिए जाते हैं तो नायर को किसी औरत की या किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तो यही बात वो रेणुका से पूछने लगता है। तो रेणुका नायर को बताने लगती है कि मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। एक्चुअल से ये प्लेस ब्रिटिश ज़मानों का है, इसीलिए यहाँ पर इको कभी कभी आती रहती है और मैंने अब तक इस प्लेस को एक्सप्लोर ही नहीं किया पूरी तरह से। उसके बाद नायर बचे 3 पेशेंट से मुलाकात करने लगता है। एक है कमला लक्ष्मी, दूसरी है वोनन और तीसरी है जीवा। इन तीनों से यही सवाल पूछने लगता है कि आपको यहाँ पर कोई तकलीफ है। तो ऑफ कोर्स ये तीनों लोग सटके हुए रहते हैं तो सटके ही जवाब देने लगते हैं। तो इन सारे लोगों के जवाब सुनकर नायर कंफर्म कर लेता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपना बोरिया बिस्तर लेकर जब वहाँ से जाने लगता है तो नायर की नज़र कमला के माथे पर पड़ती है जहाँ पर उसको चोट लगी हुई रहती है और ये चोट उस लड़की ने ही दिया है। और यही बात पूछने के लिए नायर बेंजामिन के पास आता है। मैं अभी के अभी 6th पेशेंट से मिलना चाहता हूँ। तो बेंजामिन नायर को बताने लगता है कि वो पेशेंट नहीं, वो मेरी बेटी है और वो बहुत डेंजरस है, इसीलिए हमने उसे एक सेल में कैद करके रखा है। तो खैर बेंजामिन की बातें ना मानते हुए नायर उस लड़की के सेल में चला जाता है और इस लड़की का नाम है नित्या। नित्या कुछ अजीब सी हरकतें करती हुई नायर के सामने आकर खड़ी होती है और देखते ही देखते नित्या नायर को एक छापड़ लगाती है जिसकी वजह से नायर वहीं पर बेहोश गिर जाता है। नित्या नायर को सुबह में मारती है और नायर को रात में जाके होश आता है। क्यावराचन नायर को बताने लगता है कि नित्या को मार्शल आर्ट्स आती है और उसने 4 कत्ल किया है। तो उसी वक्त नायर को अपने कोट में एक फोटो का टुकड़ा मिलता है और ये फोटो का टुकड़ा किसने रखा है आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद नायर अपने साथ जो जो चीजें हुई है वो सारा सब कुछ अपने एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते हुए रहता है। रिकॉर्ड करने के बाद नायर को पता नहीं क्या छोल मस्ती है, वो इस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर आ जाता है। जब नायर इस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो यहाँ पर नायर के साथ एक इंसिडेंट पेश आता है। मतलब नायर जब एक रास्ते से जा रहा था तो सडनली नायर पीछे पलट के देखता है तो वो रास्ता वहाँ पर मौजूद नहीं होता। उसके पीछे एक बड़ी सी दीवार खड़ी हुई रहती है और तभी उसके सामने वाले दरवाजे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो नायर उस दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, मतलब उसकी की यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। और इसी मेंटल हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो इस हॉस्पिटल की पहरेदारी करते हुए रहता है। तो यहाँ पर नायर उस दरवाजे की को फाइंड आउट कर लेता है
मतलब वो की उस दीवार में ही चिपकी हुई रहती है, बस देखने का नजरिया होता है। तो नायर अपना इंटेलिजेंट यूज करके उस की को हासिल कर लेता है। जब नायर उस दरवाजे को ओपन करता है तो एक्चुअली वो कोई कमरा नहीं होता, वो एक बड़ा सा टनल होता है। जब नायर उस टनल में जाता है तो वहाँ पर इसको एक औरत देखने को मिलती है और इस औरत का नाम है लक्ष्मी, जो काफी सारे दिनों से इसी सेल में बंदी हुई रहती है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो लड़की एक रस्सी से खेल रही थी वो लड़की और कोई नहीं नित्या ही होती है। और लक्ष्मी नायर को बताने लगती है कि तुम किसी भी तरह करके नित्या को यहाँ से बाहर निकालो। तो लक्ष्मी से बात करने के बाद नायर उस टनल से बाहर आता है और उस दरवाजे को बंद कर देता है। तो उस दरवाजे की आवाज ये सिक्योरिटी गार्ड सुन लेता है, लेकिन नायर उस सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए बेंजामिन के रूम में चला जाता है। और डॉक्टर बेंजामिन के कमरे में नित्या का एक रैक होता है। जब नायर उस रैक को ओपन करता है तो वहाँ पर एक भी फाइल मौजूद नहीं होती, मतलब वो रैक एम्प्टी होती है। तो फिर से यह आवाज सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर बेंजामिन के कमरे में आ जाता है। तो इस सिक्योरिटी गार्ड को देखकर डॉक्टर नायर उसी डेस्क के नीचे छुप जाता है। जब वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चला जाता है तो नायर की नजर एक सीक्रेट लॉकर पर पड़ती है जो उसी डेस्क के नीचे मौजूद होती है। तो उस सीक्रेट लॉकर में नित्या के रिलेटेड एक डायरी और कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स मौजूद होते हैं। और उसे पढ़ने के बाद नायर को ये बात पता चलती है कि डॉक्टर बेंजामिन ने नित्या को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया है। और दूसरे दिन नायर फिर से नित्या के सेल में जाता है। जब नित्या फिर से नायर पर हमला करने की कोशिश करती है तो नायर नित्या का हाथ पकड़ लेता है और नित्या को एज ए गिफ्ट के तौर पर एक रस्सी देता है खेलने के लिए। उसके बाद नायर नित्या को उसके सेल से बाहर लाता है। मतलब नायर समझता है कि नित्या को भी हक है वो भी खुलेआम घूमे दूसरे पेशेंटों की तरह। उसके बाद कमला नित्या को बहुत अच्छी तरह से रेडी कर देती है और रेणुका यही बात वो डॉक्टर बेंजामिन को आके बताने लगती है कि डॉक्टर नायर ने नित्या को उसके सेल से बाहर निकाला है। यह सुनने के बाद बेंजामिन रेणुका को बताने लगता है 5 साल लगे मुझे नित्या के मेमोरीज को मिटाने के लिए, उसकी मेमोरीज इतना जल्दी वापस नहीं आने वाले। तो रेणुका बेंजामिन के पास आकर बताने लगती है कि डॉक्टर नायर तुम्हारे से भी स्मार्ट है, मैंने उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक देखी है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर लक्ष्मी नित्या को इस डॉक्टर के पास लाती है, मतलब बेंजामिन के पास लाती है। और लक्ष्मी डॉक्टर बेंजामिन को एक डायरी और कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर कहती है कि आप इसे अपनी बेटी की तरह ट्रीटमेंट कीजिए, इसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब से इसकी जिम्मेदारी आप ही की है। इसीलिए डॉक्टर बेंजामिन नायर को यह कहा था कि नित्या मेरी बेटी है। तो ऐसा फ्लैशबैक देखते हुए जब डॉक्टर बेंजामिन अपने सीक्रेट लॉकर की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वहाँ पर नित्या की डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते। तो बेंजामिन समझ लेता है कि ये डॉक्यूमेंट्स नायर ने ले लिया। और यहाँ पर नित्या को बाहर देखकर जीवा भी बहुत खुश होता है क्योंकि जीवा नित्या को लाइक करते हुए रहता है। उसके बाद नायर नित्या की डायरी लेकर किसी लेक के पास जाता है उसे पीसफुली पढ़ने के लिए। और यह है नित्या की फैमिली। नित्या के फादर का नाम है जय नारायणा वर्मा। नित्या की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई। और नित्या की एक आंट होती है, मतलब जय नारायण की बहन, जिसका नाम है लक्ष्मी। और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है विनयन। और नारायणा के 2 भाई होते हैं, एक बड़ा भाई जो अपाहिज है और दूसरा भाई जिसे अभी तक बच्चे नहीं हुए, मतलब वो बे औलाद है। तो जैसे जैसे नित्या बड़ी होती जा रही थी तो नारायणा अपनी बेटी के अंदर ऑटिज्म देखने लगता है। ऑटिज्म मतलब इट इज ए सम काइंड ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो ऑलमोस्ट कुछ बच्चों में पाया जाता है। लेकिन नारायणा अपनी बेटी के अंदर एक हुनर को देखता है, मतलब हालांकि उसे एक डिसऑर्डर है लेकिन उसका माइंड बहुत ही शार्प है। तो उसी को ध्यान में रखकर नारायणा अपनी बेटी को कलरी सिखाने लगता है। मतलब ये भी एक मार्शल आर्ट्स है जो केरला में ही पाया जाता है। और केरला में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और उस फेस्टिवल के दौरान नारायणा अपने हुनर का, अपने टैलेंट का प्रदर्शन करता है। यह देखकर नारायण का छोटा भाई उस पर हंसने लगता है। वो नारायण को बताने लगता है, अरे भाई ये कला हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तुमने अपनी बेटी को कलरी सिखाया है ना, उसका प्रदर्शन दिखाओ। यह सुनने के बाद नित्या फील्ड में उतरती है और यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। मतलब नित्या अपने टैलेंट का प्रदर्शन करती है और इसी मार्शल आर्ट की वजह से नित्या नायर को बेहोश कर दिया था एक ही झटके में। जब नायर उस डायरी को पढ़ रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसको धक्का दे दिया हो। तो नायर फौरन उस नदी में गिर जाता है और उसी के साथ वो डायरी भी उस पानी में गिर जाती है। तो बाद में वो सिक्योरिटी गार्ड आकर नायर को बचा लेता है।
उसके बाद नित्या नायर के कमरे में आती है उसका हालचाल पूछने के लिए। तो नायर भी नित्या को दिलासा दिलाने लगता है कि तभी वहाँ पर रेणुका एक सिस्टर के साथ आती है और नित्या को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहती है क्योंकि इट इज ए बेड टाइम। तो नित्या जाने के बाद रेणुका नायर को सेड्यूस करने लगती है और नायर को बताने लगती है कि आप अपने रिपोर्ट में सारे के सारे पॉजिटिव थिंग्स ही लिखिए। लेकिन नायर उस टाइप का इंसान नहीं था, रेणुका से फौरन दफा होने के लिए कहता है। जब नायर नित्या की डॉक्यूमेंट्स को अपने सूटकेस में रख रहा होता है कि तभी उस हॉस्पिटल का पावर ऑफ हो जाता है। ये देखकर नायर वहाँ पर एक टेलीफोन होता है, उस फोन से किसी को फोन करने लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस टेलीफोन की वायर कटी हुई रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस हॉस्पिटल का पावर ऑन हो जाता है और नायर उन डॉक्यूमेंट्स को अपने बैकपैक में रख लेता है। और जब नायर उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आता है तो रात होने की वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड अपने कुत्तों को खुला छोड़ देता है पहरेदारी करने के लिए। तो वो कुत्ते नायर को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। तो नायर अपनी जान बचाने के लिए उन जंगलों में भागने लगता है। तो थोड़ी देर बाद वो सिक्योरिटी गार्ड आकर नायर को गोली मार देता है, जिसकी वजह से नायर ऊपर से नीचे इस तरह से गिरता है। मतलब जमीन पर नायर होता है और उसके सराउंडिंग वो कुत्ते मौजूद होते हैं। और यहाँ पर हुसैन इसी चीज को पेंटिंग करते हुए रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स हुसैन को सारा सब कुछ पता चल चुका होता है। और यहाँ पर इंटरवेल सीन है। तो खैर बाद में पता चलता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ने उन कुत्तों को भगाने के लिए साइड में फायर किया था। नायर तो सही सलामत होता है और अवराचन नायर को बताने लगता है जो आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर भाग रहे थे, उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ कुछ न्यूज़पेपर्स थे। भला कौन डॉक्टर अपने टॉर्चर के मेथड्स को एक डॉक्यूमेंट बना के रखेगा। और हॉस्पिटल आने के बाद नायर सोच लेता है कि वो नित्या को यहाँ से ले जाएगा। अगर वो यहाँ पर नित्या को इसी हालत में छोड़ के गया तो डॉक्टर बेंजामिन नित्या को फिर से टॉर्चर करना शुरू कर देगा। उसके बाद नायर नित्या को उस हॉस्पिटल के बाहर लाता है खुली हवा में। और इस सीन से हमें ये बात पता चलती है कि नायर और नित्या के बीच एक अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। क्या तभी वहाँ पर जीवन आता है और नायर को बताने लगता है कि वो मेरी लड़की है, दैट इज माई गर्ल, और वो सिर्फ मेरी है। उसके बाद उसी दिन रात नायर और डॉक्टर बेंजामिन जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो बातों ही बातों में बेंजामिन अपना एक इंसिडेंट बताने लगता है। जब वो मिलिट्री वॉर में था तो इसकी जान जाने ही वाली होती है कि तभी एक अस्सामी फौजी आकर इसकी जान बचा लिया। और वो फौजी फिलहाल इसका सिक्योरिटी गार्ड है। और डॉक्टर बेंजामिन ने इस सिक्योरिटी गार्ड के मेमोरीज को सारे के सारे वैनिश कर दिया है। और जैसा बेंजामिन कहता है वो सिक्योरिटी गार्ड वैसा ही सुनता है। अगर डॉक्टर बेंजामिन उस सिक्योरिटी गार्ड को किसी का मर्डर करने के लिए कहे तो वो सिक्योरिटी गार्ड फौरन उस मर्डर को कर देता है। इस तरह से डॉक्टर बेंजामिन उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने तरफ कर लिया था। उसके बाद जब नायर अपने कमरे में आता है तो उसके बेड के नीचे फिर से एक फोटो का टुकड़ा मौजूद होता है। तो नायर इस फोटो के टुकड़े को लेकर हुसैन के पास आता है। नायर मानता है ये सारा सब कुछ हुसैन का ही काम है और नायर हुसैन पर गुस्सा होने लगता है कि तभी नायर की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है जहाँ पर नित्या और नायर ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसी तरह जब एक दिन नित्या बाहर होती है तो रेणुका नित्या को लेकर अंदर जाने लगती है, लेकिन नित्या रेणुका के साथ आना नहीं चाहती। ये देखकर नायर रेणुका को एक छापड़ लगाता है और इसी की कंप्लेंट करने के लिए रेणुका डॉक्टर बेंजामिन के पास आती है और बेंजामिन को बताने लगती है कि वो हद से ज्यादा जा रहा है, तुम्हें उसके बारे में कुछ न कुछ जरूर करना होगा। तो बेंजामिन रेणुका को बताने लगता है मैं उसी की तैयारी में हूँ। जब नायर नित्या का सर पोंछ रहा होता है तो नित्या को अपने फादर की याद आने लगती है। इसके फादर भी इसी तरह से उसका सर पोंछा करते थे और उसी तरह नायर नित्या को उसके फैमिली के बारे में पूछने लगता है। तो धीरे धीरे नित्या को अपना पास्ट याद आने लगता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर नित्या का एक कजिन होता है और उसका नाम है विनयन। और जैसा मैंने पहले कहा था विनयन लक्ष्मी का बेटा है। विनयन और नित्या ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया करते थे और उसी तरह ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करते थे। एक दिन नित्या अपने पलकों का बाल अपने मुट्ठी में बंद करके अपने डैड के पास जाती है। मतलब नारायणा ने अपनी बेटी से कहा था कि जब कभी भी अपने पलकों का बाल नीचे गिर जाए तो उसको तुम अपने मुट्ठी में बंद करके मेरे पास लाना और मुझसे कुछ मांगना, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा। लेकिन उस वक्त नारायणा अपने दोनों भाइयों से कुछ झगड़ा कर रहा था, जिसकी वजह से नारायणा नित्या को इग्नोर कर देता है। ये बात नित्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और नित्या रूठ के किसी जगह पर जाके बैठ जाती है।
और देखते ही देखते नित्या की आंखों के सामने ही नारायणा के दो भाई नारायणा को मार देते हैं, शायद प्रॉपर्टी के लिए। ये देखकर नित्या को बहुत गुस्सा आता है और अपने दोनों चाचाओं पर टूट पड़ती है। इस तरह से उस घर में 4 लाशें पड़ी हुई थी। अब चूंकि नित्या की मेमोरी वापस आ चुकी है तो नायर बेंजामिन के पास आकर कहता है कि मैं नित्या को अपने साथ ले जाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन उसी वक्त जीवन नित्या के गले के पास छुरी रखकर उन सारे लोगों से कहता है कि नित्या मेरी है, सिर्फ मेरी। लेकिन नित्या किसी भी तरह करके जीवन के चंगुल से छूट जाती है। ये देखकर डॉक्टर बेंजामिन जीवन को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है, लेकिन नायर डॉक्टर बेंजामिन को रोक देता है। जब नायर अपना बोरिया बिस्तर बांध के नित्या के कमरे में आता है तो वहाँ पर नित्या मौजूद नहीं होती, वो गायब रहती है। तो उसी कमरे में नायर को फिर से एक और फोटो का टुकड़ा मिलता है और उसी वक्त नायर उन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ के देखने लगता है तो वो और कुछ नहीं, एक कॉफिन बॉक्स होता है जो डॉक्टर बेंजामिन ने अपने पेशेंट्स को इसमें रखकर टॉर्चर किया था। तो नायर फिर से उसी टनल में आता है, लक्ष्मी के पास आता है नित्या के बारे में पूछने के लिए। तो इस बार लक्ष्मी उस सेल से बाहर होती है और नायर को डराने धमकाने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नित्या का ख्याल रखना, अब देखो क्या हो गया। जब नायर उस टनल से बाहर आता है तो नायर को एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। तो नायर सोच लेता है कि डॉक्टर बेंजामिन नित्या को लेकर कहीं पर जा रहा है। तो नायर उस कार को फॉलो करने लगता है। तो थोड़ी दूर जाने पर नायर उस कार को रोक लेता है। बाद में पता चलता है कि उस कार में नित्या नहीं बल्कि जीवन होता है, जो फिलहाल अनकॉन्शियस होता है। मतलब नायर को भटकाने के लिए डॉक्टर बेंजामिन ने ऐसी चाल चली है। तो इसी बीच में यहाँ पर इस प्रोफेसर को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है, शायडेनफ्रेडे का मतलब क्या है। सिंपल से बताया जाए इसका मतलब है दूसरों की बदकिस्मती पर खुश होना, और ये जवाब शायद उस पेंटर ने इस प्रोफेसर को दिया होगा। उसके बाद नायर फिर से इसी हॉस्पिटल आता है नित्या को ढूंढते हुए। तो यहाँ पर ये सारे के सारे पेशेंट्स नायर की हेल्प करने लगते हैं नित्या को ढूंढने में। खैर नायर किसी भी तरह करके नित्या को फाइंड आउट कर लेता है। वो किसी कमरे में बंद पड़ी हुई रहती है। जब नायर नित्या को ओपन करने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर बेंजामिन आकर नायर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से नायर नॉकआउट हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। और डॉक्टर बेंजामिन नायर को शॉक देने के लिए रेडी कर देता है और इसी तरह बातों ही बातों में 2-3 झटके भी दे देता है। तो ऑफकोर्स नित्या को मार्शल आर्ट्स आती है और नित्या अपने आप को रिहा कर लेती है और उसी तरह नायर को भी रिहा कर देती है और ये दोनों जम के बेंजामिन की पिटाई करने लगते हैं और फाइनली नायर नित्या को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो सीन फिर से कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे प्रकाश राज भाई साहब इस मेंटल हॉस्पिटल को आते हैं और प्रकाश राज रेणुका को बताने लगते हैं कि मैं त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज से आया हूँ, साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट से, और मेरा नाम है डॉक्टर कन्नन नायर। ये सुनने के बाद बेंजामिन और रेणुका के होश उड़ जाते हैं और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो डॉक्टर नायर आया था वो असली डॉक्टर नायर नहीं था, बल्कि वो विनयन था, नित्या का कजिन और डॉक्टर नायर का पेशेंट। मतलब विनयन को भी कुछ दिमागी बीमारी थी और वो सारी की सारी चीजें इमेजिनेशन करते रहता है और इसी बीमारी को हम सिजोफीनिया कहते हैं। और इसी तरह हम व्यूवर्स को ये बात भी पता चलती है, जो विनयन को फोटोज के टुकड़े मिलते थे वो और कोई नहीं, खुद विनयन ने ही अपने पास रखा करता था। मतलब उन फोटोज को वही फेंकता था और वही उठाता था। और इसी तरह उस रिवर के पास विनयन को किसी ने धक्का नहीं दिया था, वो खुद ब खुद उस रिवर में गिर गया था। और इसी तरह उस टनल में लक्ष्मी दिखा करती थी, वो भी इसका इमेजिनेशन था। मतलब विनयन ने अपनी माँ को ही इमेजिनेशन किया था। और इसी तरह फाइनली मूवी का बहुत बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। मतलब उस वक्त नित्या ने जब अपने चाचाओं पर हमला किया था कि उन दोनों ने नित्या को भी मार के बेहोश कर दिया था, कि तभी वहाँ पर विनयन आता है, इन तीनों को मार देता है, क्योंकि जयरामा ने विनयन को भी मार्शल आर्ट सिखाया था। उसी को यूज करके विनयन इन तीनों को मार देता है। उसके बाद विनयन और नित्या को दिखाया जाता है जो कहीं दूर हैप्पीली अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और बैकग्राउंड में नारायणा यही चीज नैरेट करते हुए हमको ये बात बताने लगता है कि अथिरन का मतलब है लिमिटलेस। और यहाँ पर डॉक्टर नायर अपने मन में ये सोचने लगता है कि विनयन तुम्हारी लिमिट जितनी है उतनी दूर तुम भागो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर और ज़्यादा से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।